ये जो आप बैकअप क्लास लेते हो। सॉरी, वापस से रिपीट कर दीजिए बेटा। सर ये जो आप बैकअप क्लास लेते हो, हाँ। सर उसकी है, आपके पास है क्या? उसकी रिकॉर्डिंग्स। यस सर, अभी तक जितने भी लेते हो, क्योंकि मैं सर एक भी नहीं ले पाया। मैं उस टाइम जस्ट आता था स्कूल से। आपका कौन कौन सा चैप्टर्स रिमेनिंग है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना तो मैं आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। हाँ सर, जैसे आप ये रेगुलर टाइम पे जो क्लासेस रहते हो, हाँ। उसमें तो जो चैप्टर वो सारे कंप्लीट है, बट जो आपने बैकअप क्लास में जो करवाए हैं अभी तक, जो हम्म। हमारे पहले से बच रखे थे, जी। सर उनकी तो रिकॉर्ड। हाँ, तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और या फिर मैं रेगुलर क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो बेटा दोनों में से किसी से भी कवर अप हो जाएगा आपका। आप, मैं वही बोल रहा हूँ, आपका जो जो चैप्टर रिमेनिंग है आप मुझे उसका मैसेज सेंड कर देना, मैं अकॉर्डिंगली भेज दूंगा उसका आपको। हाँ। यस बेटा। तो हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर नंबर, ये बेसिकली ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 16 करेक्शन ऑफ एरर्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हमारे बेसिकली अभी तक के में इस बुक में ओनली टू चैप्टर्स रिमेनिंग है। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिमेनिंग है, एक तो चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड द सेकंड वन इज चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। ये टू चैप्टर्स रिमेनिंग हैं। तो हम इन दो चैप्टर्स को कंप्लीट हमें करना है, जिसमें हमारा एक बार का एफए का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। किसी के जो भी चैप्टर्स रिमेनिंग है तो वो मैं कवर करा दूंगा, बाकी एक बार का हमारा पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली हम इसी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 18 कवर कर ले या 15 कवर कराऊं पहले बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन कराऊं या चैप्टर नंबर 18 कराऊं? तो 15 कराते सर पहले। 15 कर लेते हैं, चलिए तो फिर चैप्टर नंबर 15 हमारा जो दिया है, बेसिकली वो चैप्टर दिया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, इसको हम बात करें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर हम आगे जाएं उसके पहले हम बात करें बेटा, आप लोगों ने पढ़ते हुए आए हैं अकाउंट्स के अंदर, या हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, तो कि हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक के अंदर क्या होता है, कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है। सर, कैश कॉलम और बैंक कॉलम में डिफरेंस क्या होता है? कैश कॉलम के अंदर हम सारी कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कॉलम के अंदर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इन कैश कॉलम कैश ट्रांजेक्शन्स और बैंक कॉलम के अंदर बैंक ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये तो ऑनर खुद बनाता है। और सेकंड वन होती है हमारी कौन सी, पासबुक। पासबुक में क्या होता है, जो आप लोग पासबुक बोल रहे हैं या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, करंट अकाउंट के अंदर बैंक स्टेटमेंट मिलता है जो आप बैंक से रिसीव कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड है। बैंक आपको क्वार्टरली या मंथली, जो भी बैंक का आपका सिस्टम है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वो आपको ईमेल के थ्रू आपको सेंड भी करते हैं। आप वहां से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो बैंक भी अपनी ट्रांजेक्शन्स का क्या करता है, रिकॉर्ड बना करके रखता है। कैश बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो कौन करता है, ऑनर खुद रिकॉर्ड करता है। और पासबुक होती है, आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, आपके खुद का भी अगर बैंक अकाउंट है या आपके पेरेंट्स का अगर बैंक अकाउंट है, फैमिली मेंबर्स का, तो वहां पर भी पासबुक बनी हुई है। ये उसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। सर, कैश बुक क्यों बनाई जाती है? भाई मेरा बैंक के अंदर कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है पैसा, वो सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं। और पासबुक बैंक वाले हमारे बिहाफ पर क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। इन ऑर्डिनरी सिचुएशन देयर विल बी इक्वल बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, कैश बुक और पासबुक के बीच में। दोनों के बीच में अगर मान लो कैश बुक का बैलेंस अगर मान लो 10 लाख का बैलेंस शो हो रहा है, तो पासबुक का बैलेंस भी 10 लाख ही शो होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बट समटाइम्स बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर कैश बुक, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं तो कि जो बैंक कॉलम है कैश बुक का डज नॉट मैच विद द बैलेंस एज पर पासबुक, वो पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो पाता। कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो पाता है। कई बार दोनों में क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं।
उन डिफरेंसेस को कवर करने के लिए, वो जो वेरिएशंस हमारे आ रहे हैं उन वेरिएशंस को कवर करने के लिए, सो टू रिकंसाइल बोथ बैलेंसेस वी प्रिपेयर एन स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज नॉन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को इक्वल लाने के लिए, डिफरेंसेस अगर कुछ आ रहे हैं तो वो डिफरेंसेस कवर करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। मान लो मेरा पासबुक का बैलेंस तो शो हो रहा है 12 लाख रुपीज, इधर कैश बुक का बैलेंस शो हो रहा है 10 लाख रुपीज, 2 लाख का बैलेंस कैसे वैरी कर रहा है? मान लो मैंने सपोज किसी को चेक काट करके दे दिया, इधर मैंने चेक बना करके दिया, तो मैंने कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, बट अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो पासबुक का बैलेंस तो क्या इंक्रीज है, 12 लाख का बैलेंस शो हो रहा है। कैश बुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज हो गया, तो 10 लाख का बैलेंस, तो वो 2 लाख का वेरिएशन आ रहा है, ताकि वो वेरिएशन हमें फाइंड आउट हो सके भाई कहाँ गड़बड़ आ रही है। जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है बेटा, करंट अकाउंट्स होते हैं, और करंट अकाउंट्स में कई लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां पर रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रही है। आज कॉर्पोरेट्स में आप अगर जाते हैं तो वहां पर अकाउंट से रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहां पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पर अगर छोटा बिजनेस है, जहां पर लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है, तो वहां पर तो आप डायरेक्टली चेक कर लोगे, हाँ भाई ये 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए थे, इसका फर्क आ रहा है, अच्छा ये इस कारण से आ रहा होगा। वहां पर क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, बट जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, दिन भर में 50 चेक आ रहे हैं और 50 चेक जा रहे हैं, 50 चेक रिसीव भी हो रहा है और 50 चेक जा भी रहे, तो वहां पर सारा काम वर्बली लर्न करना, वर्बली याद रखना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द नॉर्मल पर्सन। वहां पर फिर क्या करेगा पर्सन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, वो डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, भाई हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना होना चाहिए और पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए। इज इट क्लियर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग? मीनिंग क्लियर है बेटा? बीआरएस का मतलब क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग भाई सिंपल सा, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है सर, यहाँ तक का मीनिंग तो समझ में आ गया। उसी के बाद में फिर हम आगे बात करें सर, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस अगर आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस अगर आपका कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का अगर आपका डेबिट बैलेंस अगर गिवन है तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है दैट मींस अनफेवरेबल बैलेंस, और वी कैन से नेगेटिव बैलेंस आल्सो। अगर आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब कि नेगेटिव बैलेंस है। पासबुक का अगर आपका डेबिट बैलेंस दे रखा है मतलब कि अनफेवरेबल है, नेगेटिव बैलेंस है। पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो फेवरेबल बैलेंस है। पासबुक में याद रखें हर चीज अपोजिट वे में चलती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पासबुक के अंदर बैंक वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को किस बिहाफ पर, कस्टमर की बिहाफ पर, तो वहां पर हमेशा अपोजिट चलता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव, पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव। ये याद रखिए। अगर आपसे कोई बोलता है सर पासबुक के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस आ रहा है, सर पासबुक के अकॉर्डिंगली आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, दैट मीन्स आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। पासबुक के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। सेकेंड थिंग, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है फेवरेबल, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है अनफेवरेबल। पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है अनफेवरेबल और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है फेवरेबल। ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक थिंग्स है। थर्ड पॉइंट, इफ एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर कैश बुक के डेबिट साइड में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, इफ एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के डेबिट साइड में आप अगर रिकॉर्ड करते हैं दैट मीन्स कैश इज रिसीविंग, कैश आ रहा है। उसका मतलब क्या होता है, आपके पास कैश आ रहा है। क्योंकि हमने जब कैश बुक बनाना सीखा था बेटा, तो कैश बुक बनाते हैं तो डेबिट साइड में ऑल कैश रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड ऑल कैश पेमेंट्स।
डेबिट साइड में ऑल कैश रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड ऑल कैश पेमेंट्स। तो डेबिट साइड में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं दैट मीन्स कैश आ रहा है। क्रेडिट साइड में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं मतलब कैश जा रहा है। ठीक है सर। तो if any transaction records on debit side of cash book, that means cash is receiving. If transaction record on credit side of cash book, cash is going, cash जा रहा है। सेम प्रोसेस पासबुक के केस में, अगर पासबुक के अंदर आप कोई ट्रांजेक्शन को अगर डेबिट साइड में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बेटा, डेबिट साइड में अगर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं दैट मीन्स कैश इज गोइंग ऑन। मैंने अभी हाल बोला पासबुक में अपोजिट होता है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन आपके पासबुक में अगर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है मतलब कि पैसा जा रहा है, और अगर पासबुक के क्रेडिट साइड में अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है दैट मीन्स कैश इज रिसीविंग, कैश आ रहा है। कैश बुक के डेबिट साइड में आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैव बीन डेबिटेड विद दिस बाय दिस रुपीज, योर अकाउंट हैज बीन डेबिट विद दिस रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज, जो भी आपने पेमेंट करा है। और जब कहीं से आपके पास अगर आप अमाउंट रिसीव करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैव बीन क्रिएटेड विद दिस रुपीज, विद दिस अमाउंट। तो पासबुक में अगर क्रेडिट होता है दैट मीन्स कैश आ रहा है, और पासबुक में अगर डेबिट होता है दैट मीन्स कैश जा रहा है, पैसा कम हो रहा है। और अगर कैश बुक में अगर डेबिट होता है दैट मीन्स कैश आ रहा है, और कैश बुक में अगर क्रेडिट होता है दैट मीन्स कैश जा रहा है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पलक, यस सर। हर्षप्रीत, कशिका, केशव, निशिता। यस यस सर। सर। भाई सिंपल सा मेरा कंसेप्ट जो बोल रहा है वो कंसेप्ट यही बोल रहा है, तो कि पहली चीज तो बीआरएस का मीनिंग बता दिया मैंने। कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में जब वेरिएशंस आते हैं उन वेरिएशंस को कवर करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या पढ़ा भाई, कैश बुक का अगर आपको बैलेंसेस अगर गिवन है, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है अनफेवरेबल बैलेंस। पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है अनफेवरेबल और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ा, अगर कोई ट्रांजेक्शन को अगर आप कैश बुक के डेबिट साइड में अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कैश आ रहा है, और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो कैश जा रहा है। कोई ट्रांजेक्शन को अगर आप पासबुक के डेबिट साइड में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं कैश जा रहा है, पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं कैश आ रहा है। सर ये रीजंस क्या हो सकते हैं जिनके कारण आपके कैश बुक और पासबुक में वेरिएशंस आ सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कैश बुक और पासबुक में वेरिएशन आने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण आपके कैश बुक और पासबुक में क्या आ सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ पॉइंट दिया, चेक इशूड फॉर, आपने चेक इशू करा बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू कर दिया, आपने मिस्टर एक्स को चेक दिया, उन्होंने वो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। मान लो ये अर्पित है, अर्पित ने क्या करा बेटा, चेक दिया किसको, सुरेश को, चेक ऑफ ₹5 लाख। मैंने चेक दिया, इशू करा चेक कितने का, 5 लाख का। किसको, मिस्टर सुरेश को। वो चेक मैंने दे दिया बट अभी तक वो चेक सुरेश ने बैंक में नहीं लगाया। तो चेक जैसे ही इशू करा हमने कैश बुक में तो क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर देंगे, नहीं कर देंगे उस, लेकिन पासबुक में क्या अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज है, वेरिएशन आ जाएंगे। ये इतनी बड़ी लाइन को कई बार वो शॉर्ट में भी लिख देता आउटस्टैंडिंग चेक्स, कई बार क्या कर देते हैं वो शॉर्ट में भी लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक मतलब वही चेक आपने इशू कर दिया, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, चेक अभी पेमेंट के लिए बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग चेक। या फिर दे दिया अनप्रेजेंटेड चेक, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक। क्या पॉइंट दे दिया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या आउटस्टैंडिंग चेक मीनिंग सेम ही है बेटा,
आउटस्टैंडिंग चेक लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब भी वही, चेक इशूड बट नॉट yet presented फॉर पेमेंट। अनप्रेजेंटेड चेक लिखा हुआ जाए दैट आल्सो मीनिंग सेम, आपने चेक इश्यू कर दी बट पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड। चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए बट अभी तक वो पेमेंट के लिए कलेक्ट नहीं हुए। चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए बट अभी तक वो पेमेंट के लिए कलेक्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास किसी मिस्टर एक्स से चेक रिसीव हुआ था। अब चेक रिसीव हुआ, मैंने अभी तक उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, बैंक में लगा भी दिया मान लो, बट अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, उसका पैसा नहीं है मेरे पास। मान लो सुरेश से चेक रिसीव हुआ फ्रॉम सुरेश, चेक रिसीव ऑफ ₹3 लाख, किसको? अर्पित को। और वो जो चेक था मैंने बैंक में डिपॉजिट तो करा दिया, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बट अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, बट नॉट यट कलेक्ट, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। मेरे पास चेक रिसीव हुआ था बट वो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ। ये तो डिपॉजिट नहीं हुआ, ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक वो अमाउंट रिसीव नहीं अगर हुआ है तो क्या करेंगे हम? तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड। चेक अगर आएगा तो कैश बुक क्या हो जाएगी बेटा? हमारे इंक्रीज हो जाएगी। सर कैश बुक इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जब चेक आया और जब जैसे ही आप उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। आपने क्लास 11 में ही पढ़ा हुआ है। बट बैंक में अगर अभी तक वो डिपॉजिट नहीं हुआ, उसका बैलेंस अगर रिसीव नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस तो क्या है? कम रखा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है, तो वहां पर वेरिएशन आ जाएंगे। या फिर उसको हम शॉर्ट में कई बार क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट भी बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, भाई आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया बट अभी तक वो डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। चेक डिपॉजिट हो गया है बट अभी तक बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट दिया हमारा, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक वालों ने क्या कर दिए? चार्जेस लगा दिए, चार्ज्ड बाय द बैंक बट नो इंफॉर्मेशन सेंट बाय बैंक, लेकिन अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजी। जब बैंक वालों को चार्जेस लगाने होते हैं तो आपसे इंफॉर्मेशन, परमिशन डिमांड नहीं करेंगे। सर पैसे काट लूं क्या? पैसे अमाउंट डिडक्ट कर लूं क्या? नहीं सर, इतना लाड नहीं है बेटा। आपके बैंक में बैलेंस रखा हो, वो सीधा आपके वहां से चार्जेस डिडक्ट कर देंगे। अब चार्जेस डिडक्ट हो गए तो मेरा पासबुक का बैलेंस तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर इन्फॉर्मेशन तो आ जाती है आपके पास में, आपके जैसे चार्जेस वगैरह लगते हैं। कई बार बेटा सर्वर्स इश्यू हो जाते हैं, नेट इश्यूज हो जाते हैं, कनेक्शन इश्यू हो जाते हैं, तो कई बार मैसेज नहीं भी आते। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, कई बार मैसेज नहीं भी आता है। तो कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं तो कि हमेशा मैसेज रिसीव हो। या कई बार जैसे आप अगर कुछ बैंक्स में देखेंगे तो अगर 5000 से बिलो का अमाउंट होता है तो उसका अगर आप इवन डिपॉजिट करते हैं या अगर उससे कम का अगर चार्जेस होता है तो कई बार नहीं भी रिसीव होता। अभी जैसे यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक में रूल बना रखा है उन्होंने, अपना सर्वर जो इस तरह से डिजाइन कर रखा है तो कि 5000 से बिलो की अगर ट्रांजेक्शन होती है तो वो कभी भेजते हैं कभी नहीं भेजते हैं। तो उन्होंने खुद ने बोला हुआ है 5000 से बिलो की ट्रांजेक्शन का हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। तो हर बैंक का अपना अपने सर्वर्स होते हैं, अपने अपने सिस्टम्स होते हैं, तो वहां पर वो वेरिएशन आ जाते हैं। अब मान लो मेरा बैंक चार्जेस लगा 500 रुपीज का, बैंक चार्जेस अगर मान लो मेरा लगा 500 रुपीज का, तो बैंक चार्जेस लगती मेरा क्या हो जाएगा? पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बट मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, वेरिएशन आ जाएंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली क्या कर दिया? बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे क्या कर दिया? बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है।
अब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पासबुक का बैलेंस तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा आया डायरेक्टली तो बैंक में बढ़ जाएगा। बट मुझे अगर अभी तक इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई है, उन्होंने डायरेक्टली अगर बैंक में पैसा डाल दिया है, तो कैश बुक का बैलेंस तो क्या है, कम रखा हुआ है, और पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। कैश बुक का बैलेंस कम रखा हुआ है बट पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। कैश बुक कम है बट पासबुक क्या हो गई, हमारी इंक्रीज हो गई है। फिफ्थ पॉइंट दिया उसी के अंदर, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट या डिविडेंड आपने अगर क्या करा है, कलेक्ट किया है, मान लो मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेस कर रखे थे, या कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह अक्वायर किए हुए थे, उसमें मान लो मुझे अगर डिविडेंड मिला है, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, या हम शेयर्स की अगर बात करें तो उस पर डिविडेंड रिसीव होता है। तो बेसिकली कंपनीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रेगुलरली क्या करते हैं, डिविडेंड्स वगैरह देते हैं। जैसे अभी आज मैं देख रहा था तो एक वेदांता कंपनी है, वेदांता लिमिटेड, उसके मैंने शेयर्स अक्वायर कर रखे थे, तो उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर होते ही क्या हो गया, मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया। तो वो डिविडेंड अगर रिसीव होगा तो वो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। और कैश बुक का बैलेंस क्या है, वही कम रखा हुआ। रीजन, क्योंकि अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। कई बार क्या होता है, मैंने अभी हाल बोला, रियल लाइफ में आज के टाइम पर अगर हम देखें तो बेटा इंटरनेट सिस्टम बहुत अपडेटेड हो चुके हैं, आप लोग इमीडिएटली ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं, मोबाइल बैंकिंग हो चुकी है। बट कई बार सर्वर्स के इश्यू आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो वहां पर वेरिएशंस आ जाते हैं, आपको इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो पाती है किसी भी रीजन से। तो उस सिचुएशन में फिर वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर, भाई आपने अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर कलेक्ट करा तो आपका पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस है। फिर दिया हमारा रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। आपकी कैश बुक जो है उसका जो रिसीट साइड है, रिसीट साइड मतलब आने वाला साइड जिसमें पेमेंट रिसीव होता है, वो जो रिसीट साइड है कैश बुक का, उसका आपने टोटल जो था वो अंडर कास्ट कर दिया, मतलब कि कम लिख दिया है। मान लो 10,000 का गुड्स था, आपने उसका पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया कितने से, 1,000 से। 10,000 की जगह आपने कितने से रिकॉर्ड कर दिया, उसको 1,000 से रिकॉर्ड कर दिया है। तो 1,000 से रिकॉर्ड कर दिया, और किसको रिकॉर्ड करा है, कैश बुक को। तो कैश बुक को अगर आप 1,000 से रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। कैश बुक क्या हो गई बेटा, आपकी कम हो गई, और पासबुक के अंदर क्या है, वही ज्यादा का ज्यादा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो आपने रिसीट साइड को अगर कैश बुक का अंडरकास्ट कर दिया। फिर दिया उसी के अंदर हमारा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। आपने पेमेंट साइड को अगर क्या कर दिया, अंडरकास्ट कर दिया। तो अगर आप पेमेंट साइड को अगर बेटा कम लिखोगे, पॉइंट सुनना ध्यान से, मान लो मेरा ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड, ये मेरा रिसीट साइड कहलाता है, डेबिट साइड, एंड दिस वन इज पेमेंट साइड। मान लो यहाँ की मेरी ट्रांजेक्शन्स का टोटल हो रहा है बेटा कितना, 1 लाख, और इधर की ट्रांजेक्शन्स का टोटल हो रहा है मेरा कितना, 72,000। मेरा बैलेंस सीडी आ रहा है 1 लाख minus 72,000, that will be 28,000, and total will be 1 लाख। ये तो मेरा नॉर्मल केस हो गया। अगर इसी के अंदर मैं बात करूं केस नंबर फर्स्ट, और अगर हम ले, अगर मैं, इफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, अगर मैं रिसीट साइड को क्या कर देता हूं, अगर कम कर देता हूं, कम कैसे, ये मेरी वही कैश बुक है, ये रिसीट साइड, और ये पेमेंट साइड।
रिसीट साइड में अगर मान लो मैंने 1 लाख की जगह गलती से अगर इसको लिख दिया 90,000, मैंने टोटल करने में गलती कर दी और 1 लाख की जगह अगर लिख दिया 90,000, क्रेडिट साइड का वही टोटल है 72,000, तो मेरा बैलेंस सीडी आ जाएगा 90 में से 72,000 गया 18,000, 90 में से 72,000 लेस किया तो वो कितना आ गया 18,000। ये हमारा क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस। तो मतलब जब आप अगर कैश बुक का अंडरकास्ट अगर रिसीट साइड को अंडरकास्ट करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस इन दिस केस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक रिड्यूस्ड, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया रिड्यूस हो गया है, सो वी हैव टू इंक्रीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा कवर अप करने के लिए। फर्स्ट इसी के अंदर फिर सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, इफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, अगर आप पेमेंट साइड जो है कैश बुक का उसको अगर आप अंडरकास्ट कर देते हैं, मान लो ये वो मेरा रिसीट साइड है एंड दिस वन इज पेमेंट साइड। रिसीट साइड का वही टोटल 1 लाख, और अगर मैंने पेमेंट साइड का टोटल 72 की जगह अगर मान लो गलती से लिख दिया 62,000, 72 की जगह मैंने गलती से लिख दिया 62,000, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 38,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 38,000। तो मेरी कैश बुक क्या हो रही है, जब आप पेमेंट साइड अगर कैश बुक का अगर अंडरकास्ट करते हैं देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इंक्रीज्ड, हमारा क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हो गया है, वी हैव टू रिड्यूस इट, हमें क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा बाद में उसको कवर करने के लिए ताकि वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो सके। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं क्या बेटा? यस सर। यहाँ तक की बात भी सर हो गई। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आने के। मैंने बीआरएस का मीनिंग समझा दिया है, उनके जो बैलेंसेस होते हैं उन बैलेंसेस का मीनिंग बता दिया। अगर कोई ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, पासबुक में डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो चीज मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं वो चीज हमने देख लिया। अब यहाँ पर जब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले मैं पहले ही बोलूंगा जो 11th क्लास का जो आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। हम इसका डायरेक्टली अब चैप्टर पर आते हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा चैप्टर दिया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें हमारा इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम क्वेश्चंस आर लाइकली टू आस्क यू टू आइडेंटिफाई whether differences between differences between the bank general ledger account and the bank statement should be adjusted in the bank general ledger account or in the reconciliation statement। मतलब कि जो एरर्स वगैरह हुई है उसको हम बैंक अकाउंट के अंदर रेक्टिफाई करें या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर रेक्टिफाई करें। क्या जो हमारी एरर हुई है दैट विल बी रेक्टिफाई इन बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट में रेक्टिफाई होगी या बैंक
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रेक्टिफाई होगी, मतलब उसको हम बैंक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करें या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करें, सबसे पहले हमें ये चीज का क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। You could also be asked to derive either the बैंक स्टेटमेंट, आपसे ये भी बोला जा सकता है आपको तो बैंक स्टेटमेंट बनाना है, और बैंक जनरल लेजर अकाउंट या फिर बैंक जनरल लेजर अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जा सकता है बैलेंसेस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या फिर बैंक जनरल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। इस तरह के इसमें से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इंट्रोडक्शन हम इसका रीड आउट कर लें, क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली वही कहानी बताइए भाई, तो क्या आपका कैश होगा पासबुक वगैरह का, वो सारी कहानी इसको देख लेते हैं हम एक बार। दिस चैप्टर इज डिजाइन टू इनेबल यू टू एक्सप्लेन एंड अप्लाई द अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स थ्रू द यूज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशंस। इस चैप्टर के अंदर भी हमें बैंक रिकंसिलिएशंस वगैरह को कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके थ्रू हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, वो चीजें इसके अंदर बताएं। The bank journal ledger account is used to record the detailed transactions of receipts and payments into and out of the bank accounts. जो बैंक अकाउंट बनाते हैं वो हम किसके लिए बनाते हैं, तो कि जो भी आपका बैंक के थ्रू रिसीट हुआ है या बैंक के थ्रू जो भी आपने पेमेंट्स करे हैं उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बैंक अकाउंट्स हमारे बनाए जाते हैं। On a regular basis, at least monthly, the bank will provide the business with a bank statement. और बैंक क्या करता है, रेगुलरली आपको बैंक स्टेटमेंट सेंड करता है। Most business are also able to view the bank accounts online at any point in time. और आज के टाइम पर ज्यादातर जो बिजनेस है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह स्टेटमेंट्स वगैरह वो लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कभी भी। Bank statements provide an independent record of the balance in the bank account and the receipts and payments made by the business. आपका कितना बैलेंस बच रहा है, कितना रिसीव हुआ है, कितना पेमेंट्स करे, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Therefore, it is important that the items on the bank statements are understood and that the closing balance can be agreed to the business internal records. और तो कि उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो बिजनेस के रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। It may be thought that the entries appearing on the business bank statement will be exactly the same as those in the business bank ledger account. कई बार क्या होता है, वेरिएशन आ जाते हैं, वैसे दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। And therefore that the balances shown by the bank statement will be the same as the balance shown by the bank ledger account on the same date. और दोनों का बैलेंस भी क्या होना चाहिए, सेम डेट पर सेम होना चाहिए। In practice, real life में this is rarely the case, therefore a bank reconciliation is performed. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता। कई बार क्या होते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, जो बैंक का बैलेंस आ रहा है और जो बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है उन दोनों में वेरिएशन, मतलब कि जो मैंने बैंक अकाउंट बना रखा है और जो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बैलेंस आया है उन दोनों में वेरिएशंस आ जाते हैं। A bank reconciliation statement enables the business to agree the bank ledger account closing balance with the balance as per the bank statement on a specific date. और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि दोनों बैलेंसेस को हम क्या कर सके, मैच कर सके। उसके अंदर फिर वही पॉइंट बता दिया बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक लेजर अकाउंट एंड द बैंक स्टेटमेंट। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट टाइमिंग डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट दिया है टाइमिंग डिफरेंस। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स और डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर डेट। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स अभी हाल पढ़ाया था मैंने, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट इट डिपॉजिट। आपने चेक डिपॉजिट करा दिया बट अभी तक वो डिपॉजिट नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ, तो वहां पर वो चीज हो सकती है डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर डेट। बात एक ही है, कुछ भी बोल दो उसको। मनी पेड इनटू द बैंक, आपने मनी बैंक में डिपॉजिट करा दिया बाय द बिजनेस बट नॉट अपीयरिंग एज अ रिसीट ऑन बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है बैंक स्टेटमेंट के अंदर। फिर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक, चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू कर दी, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। चेक्स पेड आउट बाय द बिजनेस, चेक आपने पे कर दिए व्हिच हैव नॉट येट बीन अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अभी तक वो बैंक स्टेटमेंट अपीयर नहीं हुए।
या फिर हमारा बता दिया एरर्स बाय द बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड अगर एरर्स हो जाती है, आपने गलतियां कर दी, दैट इज इन द बैंक लेजर अकाउंट्स, जो बैंक अकाउंट्स में गलतियां हो गई, ओमिजन्स आप लिखना भूल गए, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स? एनीवन नोज स्टैंडिंग ऑर्डर्स या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस? पता है बेटा किसी को क्या होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या वो चीज? तो जो इंस्ट्रक्शंस एक बार डालते थे, मतलब लाइक बार बार नहीं डालने की जरूरत पड़ती उनको, मतलब एक अमाउंट डिडक्ट होना ही होना है पर मंथ, काइंड ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। जैसे आप लोग ये यूज करते हैं अमेजॉन फोन पे वगैरह, और वहां पर पेटीएम वगैरह, वहां पर लिखा होता है ऑटो डेबिट फैसिलिटी। आप लोगों ने अगर यूज किया हुआ हो तो वहां पर फैसिलिटी भी होती है ऑटो डेबिट फैसिलिटी। पेटीएम के अंदर भाई जैसे अगर आपने मान लो मिनिमम वॉलेट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए रख दिया, मिनिमम वॉलेट बैलेंस मेंटेन करना है मुझे मान लो 2000 रुपीज, और जैसे ही वेन एवर बैलेंस गोज बिलो 2000, whenever wallet balance goes below 2000, then there will be auto debit in my account। तो ये चीज मेरा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए भाई, तो कि जब भी अमेजोन अगर आपसे अमाउंट की डिमांड करे तो आप इनको पैसे दे दो। आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस। अपन लोग एसआईपी वगैरह कराते हैं, हर महीने अकाउंट से पैसे अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जब आप बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो कि भाई मेरे बिहाफ पर ये काम कर लेना, आप जैसे बैंक चार्जेस कट करने के लिए उनको क्या कर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। डायरेक्ट डेबिट्स आपके अकाउंट से डायरेक्टली अगर कोई डेबिट्स अगर हो जाते हैं, वो चीज स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो गया। डायरेक्ट डेबिट्स अगर आपके किसी चीज के पैसे डायरेक्टली डेबिट कर लिए, बैंक चार्जेस अगर लगा दिए, इंटरेस्ट वगैरह अगर लगा दिया, करंट अकाउंट्स वगैरह पे इन पे कई बार इंटरेस्ट भी लगा दिया जाता है, ये इंटरेस्ट दे दिया, ले लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वहां पर क्या होगा, आपके, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आपका बैंक का बैलेंस और कैशबुक का बैलेंस जो है वो वेरिएशंस आ जाएगा। ट्रांसपोजिशन एरर्स, आपने एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करा, उससे रिलेटेड अगर कोई एरर्स हो जाती हैं। कास्टिंग एरर्स, कास्टिंग एरर्स मतलब वही आपने टोटल्स वगैरह लगाने करने में अंडर स्टेट कर दिया, ओवर स्टेट कर दिया, तो वो चीज हमारी एरर्स। ये सब कुछ एरर्स हमारी क्या होती है, एरर्स बाय द बिजनेस। यहां तक की बात हो गई। फिर आगे आया हमारा वर्ड ऑफ वार्निंग। पॉजिटिव बैंक बैलेंस जो होता है वो हमारा एसेट होता है, और कौन सा बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। किसके अकॉर्डिंगली बता रहे हैं, ये कैश बुक के अकॉर्डिंग। बट फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू ये पासबुक के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव बैलेंस है तो वो कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस, और नेगेटिव बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस। फिर इसी के बाद में जब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है, पहले मुझे बताएं यहां तक के पॉइंट में कोई डाउट है क्या बेटा? एनीवन हैव डाउट टिल दिस पॉइंट? No, sir. यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया है सबको? पहले आज का इसको ऐसा करें, यहां तक का पार्ट कंप्लीट कर लें। मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, तो वो हम कल कवर कर लेंगे कल, ताकि मैं इसका कंसेप्ट पूरा समझा करके, और फिर कल इसके 3 to 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये 4 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर देंगे, जिसमें चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा।
तो आज का आप ऐसा करिए, इसकी यहाँ तक का थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। और इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कल वाले लेक्चर में मैं कंप्लीट करा करके कल ये चैप्टर फिनिश करा दूंगा। कल वाले लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के बाद में जो एक और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर जो बच रहा है, वो एक लेक्चर का, जिसमें दोनों चैप्टर्स हमारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक का इसको कंप्लीट करें, बाकी का हम कल करते हैं। ठीक है बेटा। उसमें डाउट क्लास परसों हो गया। डाउट क्लास का मैंने ग्रुप पर मैसेज कल का डाला ही हुआ है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो फिर कल डाउट क्लास रख लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। कल डाउट क्लास रख लेंगे, फिर उसके बाद में कवर करा दूंगा इसका बाकी का पार्ट। दो ठीक है। लेक्चर्स बचे हैं बस, इसमें 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, अपने दोनों चैप्टर्स के पार्ट। कल हम डाउट क्लास रख लेंगे, डाउट क्लास के बाद में फिर आगे का कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप ओके। कंप्लीट करें, बाकी कल करते हैं इसको। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम बेटा।